अच्छा हो सकता है। छोटी कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो वो एकदम से बड़ी, देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक कंपनी अपना 100 करोड़ तक का 3 महीने के अंदर सेल करती है। पागल है, कभी उसने कहा कि मैं पागल हूँ? कभी नहीं कहने का वो पागल हूँ, वो तो राजा समझेगा अपने आप। संकट से जूझ रही कंपनी स्पाइसजेट अच्छे खासे मुकाम बीते दिनों आपको दिखाकर भी गया। वो फिर शेयर मार्केट में काम नहीं करेगा, या फिर उसने कोई ऐसे पेनी स्टॉक पर दाव लगा दिया जो न्यूज़ बेस चल रहा था, जो ऑपरेटर की चीज़ों के साथ चल रहा था, और वो कह रहा है कि भैया मैं फंस गया, तो फिर वो भी अध्ययन करे कि भैया वो कंपनियां कैसी थी। सारी रूपरेखाओं को आप अपने साइकोलॉजी, अपने व्यवहार और अपनी आदत के अनुसार ही जान पा सकते हैं। ऊपर के, टारगेट नीचे के, इधर उधर ये सारी न्यूज़ आती रहेंगी, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें खुद को मजबूत करना पड़ता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, और बात करेंगे स्पाइसजेट की, और बात करेंगे रामा स्टील की सर। और इनकी बात करने से पहले कल मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर जो न्यूज़ की चीज़ें आपको समझाई है, काफ़ी लोगों को वो समझ में भी आ गई है। इसलिए टारगेट ऊपर के, टारगेट नीचे के, इधर उधर ये सारी न्यूज़ आती रहेंगी, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें खुद को मजबूत करना पड़ता है। और वो कि OFS फिर क्यों, फिर बड़े बड़े जो लोग GQG पार्टनर जैसों ने अपनी होल्डिंग को फिर क्यों, तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनकी वजह से अगर उसको हम मन मन में सोचें तो फिर एक चीज़ हो जाती है कि भैया अगर ₹2.5 के टारगेट हैं तो फिर वो चीज़ें क्यों हैं। तो ये आज मैंने आपको इसलिए बताया कि काफ़ी लोग इसको अलग ढंग से समझ रहे हैं, काफ़ी लोग सही तरीके से समझ रहे हैं। वजूदों के साथ हर एक रणनीति चलती रहती है। कुछ कंपनियां इस तरीके से भी न्यूज़ के द्वारा हमें लगने लग जाती हैं कि भैया अब तो वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, पर समय बीतने के बाद वो ही कंपनियां फिर आगे की तरफ निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। तो सारी रूपरेखाओं को आप अपने साइकोलॉजी, अपने व्यवहार और अपनी आदत के अनुसार ही जान पा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि कभी आपने देखा कि कोई पागल है, कभी उसने कहा कि मैं पागल हूं? कभी नहीं कहने का वो पागल हूं, वो तो राजा समझेगा अपने आप को। इसी तरीके से भी शेयर बाजार के अंदर जो कुछ लोग लालचवश किसी की बातों में आकर, किसी के टेलीग्राम ज्वाइन करके, किसी की चक्रों में आकर अपने पैसे को उस शेयर के अंदर लगा देते हैं जो शुरुआती तौर में तो अच्छे हैं पर वो आगे जाकर डुबा सकते हैं। ये जो आज हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग ये कह के गए हैं कि भैया शेयर मार्केट नहीं करना, ये वही रणनीतियाँ हैं कि कुछ लोग लालचवश जो फंस गए और वो कहते हैं कि भैया शेयर बाजार बेकार है। ध्यान रखना सर, बीमारी का इलाज है, वहम का इलाज बिल्कुल भी नहीं है। जब काफ़ी चीज़ों को मैं अध्ययन करता हूँ और काफ़ी लोग जैसे मेरे से मिलने भी आते हैं, कोई कहता है कि मुझे ओपरा हो गया, कोई कहता है मुझे ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनकी बातों में कभी यकीन नहीं कर सकता। अगर हम बीमार हैं तो हम बोल सकते हैं कि भैया हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर देख लेगा, सही कर देगा। पर किसी के ऊपर कुछ अलग चीज़ है, निगेटिवपन है, पागलपन है, वो कभी भी उस चीज़ को हमें नहीं कहेगा कि मैं पागल हूँ, मेरे ऊपर ये नज़र लग गई है। नज़र लगने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता, निगेटिव व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि मैं निगेटिव हूँ, वो अपने में मस्त रहेगा। पर दूसरे लोग उसके हाव भाव देखकर तब जानते हैं कि हाँ भैया ऐसे कुछ हो रहा है। और जिसको होता है भैया वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये हो गया वो हो गया, ये सब हमारा एक वहम है। इसलिए जब हम कई लोगों को सुनते हैं कि मैं डूब गया, मैं ये हो गया, तो वाकई ही उनकी बातों में विश्वास मत करो, क्योंकि अगर उनको ये पता है कि वो डूब गए तो यानी कि उनको अपनी गलतियां भी पता है, तो वो अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। इसी तरीके से वो अपने को बीमार कह सकते हैं, क्योंकि बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, वहम का इलाज नहीं कर सकता, लालच का इलाज कभी नहीं कर सकता कोई।
तो जब हमें पता होता है कि ये मेरे साथ हो गया है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो तब हम सही हैं। और जब हम कहें कि हमें किसी ने फंसा दिया, तो ये गलत है, क्योंकि आप बिन सोचे समझे उस चीज़ को हमें बता रहे हैं जो चीज़ हमने किसी के कहने पर निगेटिव रास्ते पे हम चले गए। इसलिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर बताता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि हमें उस लालच की चीज़ों से दूर होना पड़े। समझ गए? तो आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं फंस गया, और अगर वो फंसा है तो वो ये भी अध्ययन करे कि वो शेर कौन से थे, वो रणनीतियाँ कौन सी थी, या वो बहुत टॉप पर लेकर बैठा और वो सोचता भैया अब वो उस टॉप पर नहीं जा सकता शेर, तो वो अगर फंसना कहला रहा है तो भैया वो फिर शेयर मार्केट में काम नहीं करेगा। या फिर उसने कोई ऐसे पेनी स्टॉक पर दाव लगा दिया जो न्यूज़ बेस चल रहा था, जो ऑपरेटर की चीज़ों के साथ चल रहा था, और वो कह रहा है कि भैया मैं फंस गया, तो फिर वो भी अध्ययन करे कि भैया वो कंपनियां कैसी थी। तो आज मैंने आपको अलग तरीके से बताया, जब किसी के ऊपर कुछ ओपरा होता है या वो अपने माइंड के वजह से अलग दृष्टि पैदा करता है, तो वो कभी नहीं कहने का कि मेरा दिमाग ख़राब है। वो तो दिमाग अच्छा ही बताए, पागल तो अच्छा ही बताएगा अपने आप को। बीमार व्यक्ति कह सकता है मुझे बुखार है, डॉक्टर को दिखाऊंगा, पर वहम वाला व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। तो इसलिए सबसे पहले स्थितियाँ समझो कि अगर हम कोई शेयर ले रहे हैं उसे सोच समझ कर लो। तो सबसे पहले अध्ययन ये था कि अपने को स्वस्थ रखना है, अपने को शेयर बाजार से स्वस्थ रखना है, ताकि कल अगर हम कोई गलतियाँ करें तो उसको हमें सुधार करना है। ये नहीं कहना कि हमने किसी के चक्कर में आके फंस गए जी, भैया क्यों ज्वाइन करते हो फिर ऐसी चीज़ें, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, संकट से जूझ रही कंपनी स्पाइसजेट अच्छे खासे मुकाम बीते दिनों आपको दिखाकर भी गया। कई बार दिवालिया होने वाली स्थितियों के साथ ये कंपनी आपको न्यूज़ भी देखने को मिल रही है कि भैया कहीं कुछ जो पट्टेदार हैं इसको ले जाते हैं कोर्ट में, उनका बकाया भी है। तो कहीं ये कंपनी जो भारत की एक घरेलू एयरलाइन वाली कंपनी है, कहीं ये दिवालिया ना हो जाए, ऐसा संकट इसके साथ चलता ही रहता है। पर बीते दिनों इसने महीनों पहले कई ऐसी उड़ानें हमें बताई कि भैया मालदीव के लिए, कहीं अयोध्या के लिए, कहीं कुछ बताई, तो उससे एक प्रतिक्रिया इसने जगाई। फिर भी संकट से जूझ रही है कंपनी, और अपनी स्थितियों को सही करने के लिए वर्तमान की स्थितियां अगर देखें तो स्पाइसजेट की बिल्कुल कमज़ोर है। और वो स्थितियां इसकी ये है कि विमान जो खड़े हुए हैं, नकदी का इसके ऊपर संकट है, हवाई अड्डों का किराया है, निश्चित लागत है, पूंजीशील जो होती है पूंजी उसकी जो लागत है, और बकायेदारों का इसके ऊपर डंडा है। तो इन कारणों का एक रूपरेखा बताई है कंपनी ने कि इस वजह से कंपनी उभर नहीं रही है। तो निगेटिव चीज़ तो उन्होंने बता दी है। दूसरा, इनके ऊपर जो भी बकाया देनदारियां हैं उसको निपटाने के लिए कंपनी अब हर संभव प्रयास कर रही है। और एक न्यूज़ देखने को मिली है कि स्पाइसजेट जो है 3200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, और इससे वो अपने बेड़े में और सुधार करके और विमान लेकर, और अपने इस पैसे से लोन जो इन्होंने ले रखा है, देनदारियाँ जो ले रखी हैं उसको उतारना, और सामान्य और जो कंपनी में काम होते हैं उसको ये इस 3200 करोड़ रुपए के जो जुटाएंगे उसको ये पूरा करेंगे। और अगर इन्होंने अपने जो भी चीज़ें देनदारियां हैं उसको धीरे धीरे पैसे लौटाया, अपने बेड़े में विमान को बढ़ाया, और आगे की रणनीतियों के लिए कुछ रूपरेखा बनाई, तो ये कहीं ना कहीं इन पैसों से जो ये जुटाएगी, इससे ये NCLT का जो डर हमें लगा रहता है कि भैया कंपनी ना चल जाए, तो उससे ये दूर हो जाएगी, क्योंकि 3200 करोड़ रुपए जुटाने के बाद ये अपनी देनदारियों को चीज़ों के साथ करेगी। अब कंपनी इसके लिए QIP के माध्यम से करीब 2500 करोड़ रुपए वारंट और प्रमोटर द्वारा निवेश के माध्यम से 736 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ों के साथ, और टोटल करीब 3200 करोड़ से ज़्यादा कंपनी इस माध्यम से जुटाने के बारे में हमें बता रही है। तो कंपनी ने यहाँ पर अपनी रूपरेखा, अपने में सुधार करने की चीज़ें, देनदारियों की चीज़ें, और बेस्ट चीज़ ये बता दी है कि ये जुटाएं, जो पैसा जुटाएंगे चाहे वो लोन और जो भी चीज़ें माध्यम हो,
और वो आगे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपनी देनदारियों को कम करेंगे, और अगर ये देनदारियों को कम करेंगे तो एक डंडा जो लगा रहेगा ना या कर्जे वाला, वो उनकी तरफ से उतरेगा। दूसरा, कार्लाइल एविएशन जो है, जो इनको पट्टे पर विमान देता है, जो पैसे देता है, जो भी की चीज़ें वो करता है, वहाँ पर भी एक डंडा इनके ऊपर है। पर एक न्यूज़ निकल कर जो आ रही है जहाँ पर अब कार्लाइल ही अपनी हिस्सेदारी इक्विटी के माध्यम से बढ़ाने जा रहा है। किसके अंदर? स्पाइसजेट के अंदर। ये एक न्यूज़ आई है और स्पाइसजेट ने अपनी बातों के द्वारा ये बताया है कि स्पाइसजेट ने कहा है कि कार्लाइल जो $40 मिलियन जो बकाया है उसको स्पाइसजेट इक्विटी में बदलेगी। एक शॉर्ट टर्म समझौते के तहत ये वर्क हो रहा है, और यकीन ये चीज़ कीजिए कि जो ये $40 मिलियन अगर ये इक्विटी में बदलते हैं तो इसका रेट आया है करीब ₹100 प्रति शेयर। क्या मायने इसका? अभी कंपनी का शेयर चल रहा है ₹61, और अगर ये $40 मिलियन के इक्विटी के रूपांतर करेगी जो बकाया है, तो यहाँ से एक तो NCLT का टेंशन दूर हो जाएगी। दूसरा, स्पाइसजेट के अंदर $40 मिलियन की इक्विटी के माध्यम से हिस्सेदारी बन जाएगी, और वो रेट आ रहा है ₹100। ये एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ अगर सफल होती है तो यहाँ से स्पाइसजेट की स्थितियाँ थोड़ी अच्छी हो सकती है ना। तो स्पाइसजेट धीरे धीरे आगे की रणनीतियाँ हमें बता रहा है, और वो न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम तब पैदा हो जाती है अगर ये अपने क्वार्टर दर क्वार्टर जो रिजल्ट प्रस्तुत करता है बीच में अटक गए थे, पर देखने को अब ये मिल रहा है कि भैया जून तक के इन्होंने अपने क्वार्टर तक के अपने रिजल्ट सारे प्रस्तुत किए हैं। मैंने इसके भी बैलेंस शीट देखी है, तो वहाँ से एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि कंपनी ने 2 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट की स्थिति हमें दिखा दी है। तो जून 2024 में कंपनी 1696 करोड़ की सेल्स थी और 150 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि कंपनी ने अपने रिजल्ट प्रस्तुत कर दिए हैं। दूसरा, अगर हम इसका रिजर्व देखें तो कंपनी के अंदर करीब माइनस में रिजर्व है, 3369 करोड़ रुपए का भी माइनस में रिजर्व है, और उधार कंपनी के अंदर 5376 करोड़ का है। तो कंपनी की ये स्थितियां जो है रिजर्व और उधार वाली, ये डगमगा रही है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकती है। इस कंपनी के अंदर समय अगर दिया जाए और जिस तरीके से 3200 करोड़ रुपए जुटाने वाली चीज़ें बता रही हैं, और कार्लाइल एविएशन का जो $40 मिलियन का बकाया उसे इक्विटी के द्वारा बदलेंगे और ₹100 प्रति हिसाब से बदलेंगी, तो हो सकता है आगे जाकर ये कंपनी चीज़ों के साथ अच्छी हो जाए। तो कंपनी अभी दबाव में संकट से जूझ रही है, और खुशी की बात यह है कि अपने क्वार्टर भी प्रस्तुत इसने कर दिए हैं, और अब ये 2 न्यूज़ इसके अंदर एक अच्छे संकेत ला रही है ना। तो धीरे धीरे अपने कर्जों को उतारेगी, बेड़े को अपने बढ़ाएगी, यानी कि विमान के बढ़ाएगी, विमान और लाके बढ़ाएगी, तो थोड़ी स्थितियाँ स्पाइसजेट की आगे जाकर अच्छी हो सकती है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर रामा स्टील में अब क्या करें। देखो सर, रामा स्टील में अब क्या करें, कल क्या करें, परसों क्या करें। मैं इसका फ्यूचर जानता हूं, और ये फ्यूचर इसके काम की वजह से है। अगर इसके स्टील का वर्क, संरचना का वर्क, और ग्रीनफील्ड के अंदर जो इसने एक न्यूज़ दी, एक साझेदारी के तहत इसने एक ग्रीनफील्ड के अंदर एक कदम रखा है, जो ग्रीन एनर्जी वाली एक कंपनी है जो सोलर में अधिकतर काम करती है, तो वहाँ से इसने एक नया कदम अपना रामा स्टील ने रख दिया है। ये कंपनी दूर की स्थितियों से अच्छी हो सकती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी नहीं, फ्यूचर की स्थितियों के साथ। देखो सर, कंपनी के अंदर जब न्यूज़ निकल कर आ जाए कि 3 दिन के अंदर शेयर 38% तक के उछाल मार के चला गया, और करीब 500 करोड़ रुपए अपनी मार्केट कैप में कंपनी ने जोड़ दिए हैं। वो तब जोड़े हैं जब कंपनी के अंदर सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक है, और नाम मात्र का इसके अंदर एफआईज है, यानी कि डीआईज जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं है। जब ऐसी कंपनी सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक के इशारों के साथ चले, तो उसके अंदर कदमों को अपने बहुत सुरक्षित हमें रखना चाहिए, है ना। कभी वे प्रमोटर पब्लिक को पकड़ा के चल जाएंगे, न्यूज़ आती जाएंगी, हम खरीदते जाएंगे, तो वो स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। पर अगर आपको इसका स्टील और ट्यूब का काम पसंद आया और ग्रीनफील्ड की तरफ जाने की चीज़ें अच्छी लगी, तो तब ये कंपनी
फ्यूचर के साथ अच्छी हो सकती है। जितनी भी कंपनियां शुरुआती तौर में कमज़ोर होती हैं, फिर वो धीरे धीरे जब मजबूत होती हैं तो उसके अंदर एफआईज़ की होल्डिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, डीआईज़ की होल्डिंग बढ़ना शुरू हो जाती है और पब्लिक की होल्डिंग कम होना शुरू हो जाती है। तो उस अनुपात से आप ये देखो, अभी तो शेयर सिर्फ न्यूज बेस भाग रहा है ना। तो दूसरी कंपनी की सोलर के चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये कंपनी जो हाथ उस चीज़ के साथ रामा स्टील है। तो थोड़ा संयम के साथ इस कंपनी के साथ आपको आगे की दिशा देखनी चाहिए, फ्यूचर की, है ना भैया। खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, आप इसका शेयर होल्डिंग। दूसरा आप ये देखो कि साल दर साल कंपनी की सेल्स में कमी आ रही है, और अगर ये इस तरीके से अपने अलग अलग चीज़ें करेंगी तो फिर वो उसकी सेल्स इसके अगले क्वार्टर में हमें देखने को, या उससे अगले क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये नहीं होता कि छोटा शेयर अगर भाग रहा है तो बहुत जल्दी सब कुछ उसके अंदर अच्छा हो गया है ना। तो भैया 10-12 रुपये 16 रुपये तक के शेयर आपको अगर मिलता, क्या अगर ये बहुत बेहतरीन तरीक़ों से आपको चीज़ें होती हैं। तो पहले सेल्स देख लो, फिर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। काम अच्छा है, और काम तो सर फ्यूचर में भी अच्छा हो सकता है। छोटी कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो वो एकदम से बड़ी, देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक कंपनी अपना 100 करोड़ तक का 3 महीने के अंदर सेल करती है। अब उसी कंपनी के अंदर सेल देने के बाद 4-5 न्यूज़ बहुत बेस्ट आ गई, तो वो उस न्यूज़ से 3-4 दिन के अंदर उसकी मार्केट कैप तो बढ़ सकती है, पर क्या उसकी सेल्स बढ़ जाएगी? सेल्स कब बनेगी? जब वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। और वो प्रोजेक्ट कब है? वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के हैं। तो वो प्रोजेक्ट पूरे होते जाएंगे, सेल्स बढ़ती जाएगी। इसलिए न्यूज से शेयर भाग सकता है, और जब शेयर भागेगा तो उसकी मार्केट कैप बढ़ सकती है। पर न्यूज बहुत अच्छी आने के साथ उसकी काम की स्थितियां तो उस काम को पूरा करके बनेगी जो न्यूज आई है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आगे इसकी स्थितियां आपको संभल कर रखनी पड़ेगी। तो चीज़ों को जब जब हम समझते जाएंगे अच्छा होता जाएगा। तो एक शेयर हिंदुस्तान जिंक, और इसके अंदर जो प्रमोटर है वेदांता, ये आप सबको ही पता है। एक खनन खनिज और धातु वाली एक कंपनी है जो हिंदुस्तान जिंक है। तो चांदी के उत्पादन में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, और जिंक के अंदर ये बहुत बेस्ट वर्क करती है। भारत के अंदर जिंक के लिए इसकी जो हिस्सेदारी है वो 75% है भारत के बाजार में। जिंक में कंपनी जिंक हो गया, सीसा हो गया, और आपका चांदी में बेस्ट वर्क करती है, और अन्य धातुओं के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की स्थितियां अपनी काम की वजह से मजबूत है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि खनन वाली कंपनी जो है अपने चांदी और जिंक के व्यवसाय में अच्छा वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम इसकी मार्केट कैप समझें तो कंपनी की मार्केट कैप है 2,05,710 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी ने अगर हम देखें तो लगा दिया था 808 रुपये का हाई और 285 का कंपनी का लो है। 487-88 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। ये देखना है कि कंपनी का 808 रुपये तक का भी हाई था। अच्छा, दूसरी अगर इसके अंदर आपको चीज़ देखने को मिल जाए, इसकी सेल्स जो साल दर साल ग्रोथ की तरफ है, और प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोथ की तरफ है। कंपनी ने जून 2023 में 7,282 करोड़ की सेल्स की थी, और कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था जो करीब 1,970 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। जून 2024 में कंपनी की सेल्स हो गई 8,130 करोड़ की, और प्रॉफिट कंपनी ने 2,358 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। कंपनी साल दर साल सेल्स और प्रॉफिट अपना बढ़ाती जा रही है। तो हम एक फंडामेंटल मजबूत वाली कंपनी की बात कर रहे हैं, और का इसके ऊपर होल्ड है क्योंकि वो सबसे बड़े इसके अंदर प्रमोटर बनकर बैठे हैं। रिजर्व अगर हम कंपनी का बात करें तो 14,388 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर 8,722 करोड़ का है। तो कंपनी का ये चीज़ भी हमें देखने को सही मिल रही है। वित्त वर्ष 2024 के इसके राजस्व की बात करें कि भैया कंपनी ने किस किस चीज़ से क्या क्या अपने रेवेन्यू को जोड़ा है, तो कंपनी ने जिंक में जो अपनी सेल्स की थी वित्त वर्ष 2024 में, उसका परसेंटेज 62% था। शीशे में इसने 14% का वर्क किया,
चांदी में इसने 19% का वर्क किया और अन्य जो इसके जो काम थे उससे इसने 5% का वर्क किया। तो कंपनी चांदी, सीसा और अपना जिंक में अच्छा राजस्व इसने वित्त वर्ष 2024 में पकड़ा। कंपनी के पास रामपुरा में जिंक की दुनिया की सबसे बड़ी, इसके पास एक खनन परिचालन है, दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत जिंक खनन परिचालन करती है ये, दुनिया की सबसे बड़ी इसके पास खदान है रामपुरा में। तो कंपनी अधिकतर देखने में उज्ज्वलता की ओर ही दिख रही है। देखो ना, सबसे बड़ी बात तो आपको एक चीज़ इसके अंदर समझनी पड़ेगी, इसके अंदर आप और हम हैं कितने, यानी पब्लिक है कि नाम मात्र की पब्लिक है। सारे के सारे तो इसके अंदर सरकार और प्रमोटर बैठे हैं। प्रमोटर है वेदांता। अगर हम वेदांता की इसकी होल्डिंग जून 2024 की देखें, जो अभी ऑफिस के माध्यम से भी न्यूज़ सुनने को मिली, तो उनकी जो होल्डिंग जून 2024 में 64.92% की थी। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की होल्डिंग जो करीब 29.54% की थी। तो अब दोनों की होल्डिंग को ही जोड़ लें तो 94.46% तो सरकार और प्रमोटर है। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी देती है, और डिविडेंड अगर काफ़ी देती है तो 94.46% तो प्रमोटर और सरकार है। तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड का फ़ायदा तो सरकार और प्रमोटर को हो रहा है। और समय समय पर इसके अंदर न्यूज़ भी निकल कर आती है कि भाई वेदांता अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच देगा, या फिर वेदांता कह रहा भाई सरकार को अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचनी चाहिए, या फिर सरकार कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को कम करेंगे। तो वो प्रोसीजर भी आपको आगे देखने को मिल सकता है कि क्या इसके अंदर से सरकार या वेदांता जो भी इसके अंदर होल्डिंग करके बैठे हैं वो अपनी आगे भी क्या अपनी होल्डिंग को कम कर सकते हैं। क्योंकि सरकार वाली जो चीज़ें हैं 29.54% है, वो अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ऐसी न्यूज़ हमें पहले भी देखने को मिल सकी हैं। तो यहाँ से एक अंदाज़ा ये लगाइए कि अगर इस कंपनी के पास आपको बैठना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंपनी का फंडामेंटल तो मजबूत हो गया। दूसरा, सरकार इसके अंदर से कभी भी अपनी होल्डिंग को सेल कर सकती है। ये आप समझ कर चलना, ये कभी ना कभी होगा, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी इसके अंदर पहले आ चुकी है। दूसरा, अगर इसके हम डीआईस की बात करें तो कंपनी के अंदर करीब 3.01% के डीआईस है। एफआईस कंपनी के अंदर करीब 0.74% के हैं, और पब्लिक अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो करीब 1.78% है। तो भैया प्रमोटर और सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है किसी के लिए, और पब्लिक देखे तो 1.78% है। भैया सरकार बेच नहीं रही है, प्रमोटर बेचेंगे नहीं, तो इन चीज़ों के साथ इसके जो रेट हैं काफ़ी ऊपर भी जा चुके हैं ना। तो ये भी आप समझना। तो होल्डिंग ही कितनी है, 1.78% इसके अंदर सिर्फ पब्लिक है। तो यहाँ तो इसके अंदर कंपनी के अंदर तब मोड़ अच्छे देखने को मिलेंगे या अलग अलग तरीके से देखने मिलेंगे जब सरकार इसके अंदर से अपनी होल्डिंग को कुछ करे। और अगर इसका हम काम देखें तो भाई सेल्स में और इसने प्रॉफिट में दिखा दिया, तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ समझने की चीज़ें ही नहीं है। काम इसका है वो बहुत बेस्ट है। वेदांता की इसके अंदर होल्डिंग है अपनी बड़ी पड़ी है, सरकार ज़्यादा बड़ी है, तो अपने आप में बेस्ट कंपनी है। पर इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो आगे आपको पता लगेंगी। तो ऐसे शेयरों के अंदर ज़्यादा सोचने से अच्छा ये है कि होल्डिंग लेकर बैठे रहो। यहाँ कुछ भी ज़्यादा सोचना यहाँ गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर अगर ओएफएस की न्यूज़ आए तो उस अकॉर्डिंग जो है शेयर रिएक्ट करेगा, है ना। तो वो चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से ये कंपनी है बेस्ट। तो सर, किसी भी कंपनी को समझने से पहले उसके काम समझ लो, उसके साथ जो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो समझ लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लो, और उसकी सेल्स, उसके रिजर्व समझ लो, उसका कैश फ्लो देख लो, उसकी देनदारियाँ देख लो, उसकी हर एक वो बारीकियाँ देख लो जिस चीज़ के ऊपर वो चल रही है। फिर उसका राजस्व जो होता है उसमें कितना उसका योगदान किस किस चीज़ से आ रहा है वो देख लो। तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो आज मैंने आपको रामा स्टील के अंदर वो चीज़ें बताई कि भैया फ्यूचर के लिए इस चीज़ को आप देख सकते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक के अंदर इसके पास से तो तभी आपको चेंज होते दिखेंगे जब सरकार या प्रमोटर इसके अंदर से अपने ओएफएस की चीज़ें हमें और आगे बताएं। डिविडेंड का माध्यम का तो ये शेयर है, ये आप सबको ही पता है, काम नंबर 1 कंपनी का है। और सेल और प्रॉफिट जब ग्रोथ साल दर साल है तो वो तो अपने आप में एक चमत्कारी चीज़ है। स्पाइसजेट अगर 3200 करोड़ रुपए इस तरीके से जुटाने की चीज़ों के साथ आ रहा है तो वो अपने पहले
जो उसकी देनदारियाँ हैं उस पर उसका दिमाग होगा, बेड़े को बढ़ाने के लिए और विमानों की चीज़ों के साथ होगा और अन्य चीज़ों के लिए भी ये उसके अंदर खर्च करेगा। तो कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे की दिशा दिखा रही है। कार्लाइल का एक जो इसके ऊपर टेंशन थी, उसके ही $40 मिलियन जो है अपनी इक्विटी के माध्यम से अपनी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाना, वो अपने आप में लाजमी एक अहम कदम है। अब ये देखा जाएगा कि ये जो ₹100 प्रति शेयर के बारे में बताई गई है बात, जो न्यूज़ आई है, ये कब चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी तो शेयर ₹61 करीब का है ना। तो हर एक स्थिति को आपको समझिए। और ख़ास बात इस कंपनी के अंदर है कि 2 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट कर रही है और दूसरा, इसने जो पहले क्वार्टर लेट कर दिए थे देने में रिजल्ट, वो इसने सारे प्रस्तुत कर दिए हैं। तो अभी भी फंडामेंटल अगर इसकी चीज़ें देखे जाए तो कमज़ोरी है। दूसरा, इसके ऊपर जो संकट है वो है देनदारियों का, क्योंकि उसकी वजह से ये NCLT के दरवाजे तक गया है भैया, ये आप समझ लेना, कोर्ट में चीज़ें हुई हैं। तो उस स्थिति को भी आपको समझना। तो ये 2 इसके मुख्य न्यूज़ है ना, इसके ये पासे पलट सकती है अगर ये आगे हमें देखने की चीज़ों को मिल जाए। तो अभी तो फिलहाल ये न्यूज़ है, इस चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो बीमार व्यक्ति ये कह सकता है कि भैया मेरे से गलतियाँ हो गई हैं, यानी कि अगर शेयर मार्केट के हम बीमार हैं, अगर हमने कहीं बेकार शेयरों में चीज़ें रख ली हैं, तो गलतियां अपनी स्वीकार लो और अपने को अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ाओ, है ना। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वहम का कोई इलाज नहीं है। कभी भी जिसके ऊपर कुछ चीज़ें हो जाती है, उसकी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं बेकार हूँ, खराब हूँ। वो अपने को अच्छा ही बताएगा। दूसरे व्यक्ति उसे देख कर बता सकते हैं भैया ये कैसा है ना, वो तो सही बताया। बीमार व्यक्ति बता सकता है भैया बुखार ही है। तो इसलिए शेयर बाज़ार में अगर हम फंस रहे हैं तो किस माध्यम से फंस रहे हैं, क्या वो माध्यम है, उसकी पहले जांच कीजिए आप। बहुत छोटी बात है, पर इससे सब कुछ अच्छा निकल जाएगा। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, और कोई आपको इस तरीके से फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें भेजता है तो इसे भैया डिलीट करके रिपोर्ट कर दो, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी जो भी वीडियो बनती है वो न्यूज़ बेस, उसकी साइकोलॉजी और फैक्ट के आधार पर बनती है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। और फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम फेसबुक कोई भी नहीं है। जो भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाई है, किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इतने मजबूत हो जाओ कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके, और अपनी एनालाइज को सबसे आगे रखो, क्योंकि आपकी एनालाइज ही आपको पैसा कमाकर और गवाकर ही दे सकती है। किसी पे ब्लेम ना करें। शेयर बाजार है, जोखिम के अधीन है, उस चीज़ को पूरा समझकर ही वर्क करें। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।